जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब हमें देखना है अपना चैप्टर जो अगला वो है भारत की जलवायु देखनी है। हमने अब तक क्या क्या देखा? अब तक हमने झरने देखा, जलप्रपात देखा हम लोगों ने, ठीक ना। अब हम क्या देखेंगे? भारत की जलवायु। तो जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? यदि किसी क्षेत्र में लगभग 25 से 30 वर्ष तक कोई मौसम जो है स्थिति अपनी बनाई रहती है, सेम स्थिति में रहता है, वही मौसम जो है लगभग 30 से 35 वर्षों तक लगातार बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं हम लोग? जलवायु कहते हैं। और भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्लियर? और मौसम किसे कहते हैं? जब 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन तक कोई मौसम लगातार बना रहे और फिर उसके बाद परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मौसम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मौसम कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो पहले शिमला में था, अब कहाँ पर है? पुणे में है। अब कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले जो दो कारक हैं, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिमालय क्या करता है? ऐसे सपोज कीजिए ये कोई जगह है, यहाँ पे आप ऊंचा सा कुछ लगा दिए तो इधर जो आने वाली वायु है, इधर से जो आने वाली वायु है इसको रोक लेगी। ठीक, इसको क्या करेगी? रोक लेगी, है ना। इसको यहाँ तक जाने ही नहीं देगी। तो कुछ ऊंचा यहाँ पे अगर बना हुआ है तो यहाँ पे हिमालय है, तो वो साइबेरिया की आने वाली ठंडी हवाओं को वो क्या करती है? रोक लेती है। और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ठंडी वायु नहीं आ पाती है। तो जैसे एसी होता है ना रूम में, हमारे घर में एसी चलता है तो वो पूरे रूम को ठंडा कर देता है। तो ऐसे ही जब साइबेरिया की हवा इंडिया में प्रवेश कर जाएगी, भारत की भूमि पर प्रवेश कर जाएगी, तो वो भारत के पूरे वातावरण को वो क्या करेगी? ठंडी कर देगी। और दूसरी है हिंद महासागर। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जो मानसूनी पवनें हैं वो समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती हैं और इस कारण भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु और चौथी है शरद ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो ये दिसंबर से मार्च तक शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु जो है 16 जून से 15 सितंबर तक। तो अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु चल रही है। उसके बाद 15 सितंबर के बाद हमारी आ जाएगी शरद ऋतु। ठीक ना। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो है ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली सही नहीं रह गया है, ये शिफ्ट हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन परीक्षा के लिए आप यही याद रखिए। ठीक ना, है ना। नेक्स्ट है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो है क्या करती है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस वजह से होती है? आजकल अभी 2023 में यहां से ही प्रश्न दिया था। ठीक ना, यहां से भी प्रश्न दिया था, इस सेम पॉइंट से ही प्रश्न था। कहां पे? पीसीएस 2023 में। ठीक, तो आप इसको बढ़िया से समझिए, कायदे से समझिए इसको। क्या कह रहा है ये कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में ये जो वर्षा होती है वो क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ या फिर जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ठीक ना। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो मावट, पश्चिमी विक्षोभ को मावट किस राज्य में कहते हैं? राजस्थान में कहते हैं। किस राज्य में कहते हैं? राजस्थान में कहते हैं। क्लियर। अब ये नार्वेस्टर और काल बैसाखी क्या है? नार्वेस्टर और काल बैसाखी क्या है? ये दोनों क्लियर। तो ग्रीष्म ऋतु में असम और वेस्ट बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं। क्या कह रहा है? देखिए बात को। ग्रीष्म ऋतु में
असम और वेस्ट बंगाल राज्यों में, देखिए सब अलग अलग बातें, अब एक साथ पढ़ेंगे तो फिर समस्या क्रिएट होगी। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में तीव्र तीव्र आर्द्र हवाएं, कैसी हवाएं, आर्द्र हवाएं चलती, जिसमें यानी कि जल की जो है काफी मात्रा रहती है, चलती हैं, जिन जो है गरज के साथ वर्षा होती है, जिनमें जो है गरज के साथ वर्षा होती है। क्लियर? तो यह जब आर्द्र हवाएं हैं तो वर्षा होगी ही होगी। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं और बंगाल में क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। क्लियर हो गया? जब नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी किसको कहते हैं, क्लियर हो गया ना? चला जाए आगे। कर्नाटक में इसे ही क्या कहते हैं, चेरी ब्लाजम। कर्नाटक में, अब ये जूता पॉलिश करने वाला किसको याद आ रहा है भाई, है ना, चेरी ब्लाजम, ऐसा नहीं किसी को याद आ रहा है, ठीक? तो कर्नाटक में इसे चेरी ब्लाजम कहते हैं एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है, क्योंकि ये कॉफी के लिए काफी लाभदायक होता है, ठीक ना? और आम की फसल के लिए भी ये काफी लाभदायक होता है दक्षिण भारत में। और आम्र वर्षा इसे कहते हैं कहां पर, केरल में, केरला में इसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा। ठीक, समझ में आयल कि नहीं सबके, आया? क्लियर? चला जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, बाद में मत कहिए कि सर समझ में नहीं आया, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है आप लोग के साथ कि आप लोग कुछ पूछते ही नहीं है। कुछ पूछेंगे तब भी ना हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग मतलब कोई कमेंट में कुछ नहीं पूछता है, मतलब कोई पढ़ नहीं रहा यार तुम लोग, क्योंकि मतलब क्या ही, हम लोग तो लेके पहले ही दिन क्वेश्चन वश्चन तैयार रहते थे पूछने के लिए, ठीक ना? तो आप लोग भी पूछ लिया कीजिए। ठीक, लू, अब ये लू पे बात करेंगे, भाई लू क्या है, ठीक है? तो उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक ना? क्या कहते हैं, लू कहते हैं। तो यहाँ देखिए कई कीवर्ड है, उत्तर पश्चिम भारत, शुष्क भागों में, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा और शुष्क हवा, ये सब कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना, थोड़ा सा बदल देगा आंसर बदल जाएगा, ठीक ना? भाई का है मानसून गर्त, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में, क्या कह रहा है, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना? कहां पर क्षेत्र बनता है उष्ण दाब का, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में। कब बनता है, वर्षा ऋतु में बनता है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको क्या कहेंगे, मानसून गर्त कहेंगे। इसी समय उत्तरी उष्ण उत्तरी भाग में उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगता है, ठीक ना? उष्ण अभिसरण जो है कहाँ खिसकने लगता है, उत्तर की ओर खिसकने लगता है, ठीक? इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है, विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरेल के नियम के अनुसार अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। और भारत में लगभग 80% से अधिक वर्षा इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक ना? दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक चली जाती है अरब सागर की तरफ और दूसरी चली जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। क्लियर? अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन तीन शाखाओं में बढ़ती है, ये क्या होती है, तीन शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक?
भारत की प्रायद्वीपीय आकृति, ये तो फिर वही आ गया, 3 शाखाओं में बढ़ती है। नेक्स्ट है अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत में केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है। कहां पे पहुंचता है? केरल राज्य में पहुंचता है। किधर है केरल? किधर है केरल? बताइए आप लोग, किधर पड़ेगा? लेफ्ट में पड़ेगा या राइट में? है ना? तो सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है जून के प्रथम सप्ताह में। जून के प्रथम सप्ताह में यहां यह क्या कहता है, पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के तटों पर क्या करता है, वर्षा करता है। केरल के तटों पर क्या करता है, वर्षा कहता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मानसून बर्स्ट कहते हैं। इसे हम लोग मानसून बर्स्ट कहते हैं इसको। ठीक। नेक्स्ट, अरब सागर से उठने वाली मानसून की जो दूसरी शाखा है, जो दूसरी शाखा है, 3 शाखाओं की बात की ना मैंने, दूसरी शाखा, पहली केरल में वर्षा की, दूसरी मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों के घाटी के मध्य होकर के भारत में वर्षा करती है। कहां से होती है? मुंबई के उत्तर में नर्मदा ताप्ती नदियों घाटियों से होकर के, नर्मदा ताप्ती नदी घाटियों से होकर के यह जो है भारत में प्रवेश करती है। छोटा नागपुर में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर की लगभग वर्षा होती है इस क्षेत्र में। ठीक ना? और फिर यह क्या करती है, गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से क्या होती है, ये इधर से बंगाल की खाड़ी आने वाली मानसून से क्या होती है, जाकर के मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय कक्ष से टकराती है। यह है ना? तो क्या करती है, गल्फ ऑफ कक्ष से टकराते हुए जो है वो निकलती है तीसरी शाखा, और यहाँ अरावली के साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई बहुत ही कम वर्षा कराती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समांतर पड़ती है। ठीक ना? तो ना हवा वहां रुकती है ना वर्षा कराती है। और हरियाणा में यह भी बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से जाकर के यहाँ हरियाणा के पास मिल जाती है। ठीक ना? नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है। तो किधर है गारो खासी जयंतिया? ठीक। तो इधर वाले हिस्से में गारो खासी जयंतिया हैं। गारो खासी जयंतिया इधर वाले हिस्से में है, मेघालय वाले पार्ट में। ठीक ना? मेघालय वाले पार्ट में है। ठीक ना? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है पूरा, ये ऐसे करके ऐसे बनेगा। ठीक। तो इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके। तो जो मेघालय में क्या करेगा, ये जाकर के वर्षा करता है। इसीलिए मासिन राम में क्या होता है, काफी ठीक ठाक वर्षा होता है। किसकी वजह से? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से। ठीक ना? मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। अधिक शक्तिशाली होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता। ठीक। नेक्स्ट, वापसी के समय में वापसी के समय में कह रहा हूं, तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए क्या कारण है? इसके लिए 2 कारण उत्तर देंगे। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। यह 2 कारण है। ठीक ना? यह जो है 2 कारण है। मानसून का निवर्तन यानी वापस, मानसून की वापसी, मानसून का क्या होना, पीछे हटना या पीछे लौट जाना, इसे ही क्या कहते हैं, मानसून का निवर्तन कहते हैं। यह सितंबर में आरंभ होता है। ठीक ना? और उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून
वापस होता है। उत्तरी पश्चिमी मानसून से यहाँ से उत्तरी पश्चिमी मानसून से वापस होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, वापस होता है। क्लियर। और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ विशेष समस्त भारत में निर्वर्तित हो जाती है, मतलब वापस होती है। लौटते ही मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प उठाती हैं, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प उठाती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में जाकर के ये वर्षा करती है। यहाँ से उठाते हुए बंगाल की खाड़ी से और फिर तमिलनाडु में वर्षा करते हुए ये निकल जाती है, ठीक है ना। कब कराएंगी वर्षा, उत्तर पूर्वी मानसून जब वापस आएगा तभी ना। तो जाड़े के दिन में ये वापस आता है, तो जाड़े में तमिलनाडु में वर्षा के दिनों में वर्षा ना होकर के जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है। देखिए अब अल नीनो और भारतीय मानसून, इसमें बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस की फैक्ट्स आप पहचानिए कि अल नीनो जो है एक कैसा ये 5 या 10 साल पर आता है, ठीक है ना। और क्या होता है इसके कारण जो है, मतलब मानसून इधर उधर होता है और बाढ़ मौसम ये सब अवस्थाएं आती हैं, बस इतनी सी बात समझिए, ठीक ना। यह कहाँ से उठता है, पूर्वी प्रशांत महासागर, ये कीवर्ड ध्यान रखिए, पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। क्या चीज, 3 कीवर्ड मैंने कौन कौन से बताया आपको। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है, ठीक। इससे भारत के सहित और वापस आता है, फिर भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम इससे प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है, ठीक, जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रस्थापित हो जाती है, यानी उसका जगह ले लेती है। और यह धारा पेरू तट के जल के तापमान को कितने डिग्री तक बढ़ा देती है, 10 डिग्री तक। कुल मिलाकर के आप बस इतना ध्यान रखिए कि पूर्वी प्रशांत महासागर से उठती है और पेरू तट पर आ गिरती है, ठीक, और पेरू जल के तापमान को 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके रिजल्ट क्या होते हैं। भूमध्य रेखीय वायुमंडल पर संचरण में विकृत, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आती है, ठीक, तो वर्षा में अनियमितता आएगी। प्लवक की मात्रा में कमी, देखिए यहीं पे यहाँ से 2023 पीसीएस 2023 में यहाँ से प्रश्न आया था, प्लवक की मात्रा में अधिकता लिख दिया था ऐसे कुछ करके, और वो हो गया था गलत। तो प्लवक की मात्रा में क्या होगा, कमी आएगा, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाएगी। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। किसका, एल नीनो का। एल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है और ग्रीष्मकालीन के दौरान शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। यानी इससे मानसून डिस्टर्ब होता है, गर्म स्थितियां बनती हैं, ठीक ना। यह सब चीज आप जो है ध्यान रखें, ठीक। नेक्स्ट है, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिट्रीटिंग मानसून यानी मानसून की वापसी का काल कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ियों और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो शरद ऋतु में कौन से बंगाल की खाड़ी में कौन से चक्रवात उत्पन्न होंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक ना। और इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में क्या होता है, काफी क्षति पहुंचती है, काफी क्या होती है, क्षति पहुंचती है, ठीक ना। काफी क्या होती है, क्षति पहुंचती है। ठीक, नेक्स्ट हमको देखना है भारत का जलवायु प्रदेश, जो कोपेन ने जो है विभाजित किया है, ठीक। तो कोपेन के अनुसार जो है, कोपेन के अनुसार कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है, कोपेन क्या कहते हैं, इस बात को पहले समझिए। भारत का जलवायु प्रदेश, तापमान और वर्षा जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। तापमान और वर्षा जो है, जो दोनों क्या हैं, जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, ठीक ना।
कोपेन क्या कहते हैं? जलवायु वर्गीकरण के आधार पर तापमान और वर्षण को मासिक मानों को रखा है। यार, कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत का जलवायु निम्न 5 प्रकार की है, ठीक ना। 5 प्रकार की जलवायु कोपेन के आधार: उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म जलवायु, हिम जलवायु और बर्फीली जलवायु, ठीक ना। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होगा? जहां सारा वर्षा औसतन मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ठीक ना। शुष्क, जहां तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है। शुष्कता कम होने का मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो वह मरुस्थल कहलाता है। शुष्कता कम है तो शुष्कता कम है तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्कता अधिक है तो मरुस्थल। गर्म जलवायु, जब सबसे ठंडे महीने का औसतन तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ठीक ना। ठंडे महीने का औसतन तापमान, तो वो क्या कहलाता है? गर्म जलवायु। क्या कहलाता है? गर्म जलवायु। हिम जलवायु किसे कहते हैं? जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे का -3 डिग्री सेल्सियस रहता है, से कम रहता है, उसको हिम जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट है बर्फीली जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म महीने का तापमान क्या होता है? सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको बर्फीली जलवायु कहते हैं, ठीक ना। ये दिया हुआ है कि किससे डिनोट करते हैं? W से मरुस्थल, S से अर्ध मरुस्थल, ठीक, F से पर्याप्त वर्षण, M से शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन, W से शुष्क शीत ऋतु, H से शुष्क और गर्म, C से 4 महीने के कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, G से गंगा का मैदान, ठीक। तो कुल 8 प्रदेशों में, 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। हालांकि इसका हम लोगों से बहुत कोई मतलब नहीं है, अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं आया। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा कि जहाँ पे ये वाला मानसून है वो कौन कौन से क्षेत्र में है, ठीक। AMW सबका कोड ऊपर लिखा हुआ है ना, तो उससे मिला लीजिएगा। गोवा के दक्षिणी और भारत के पश्चिमी तट पर, AS तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर, AW, ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अभी तक प्रश्न आया नहीं है, ठीक ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। इसको, ये वाला आप लोग छोड़ सकते हैं, बहुत टेंशन मत लीजिएगा इसका, ठीक ना। ये वाला छोड़ सकते हैं, अभी तक तो प्रश्न नहीं आया है यहाँ से कभी, है ना, PCS में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद। रिवीजन जरूर करते रहिए, फिर से बोल रहा हूँ, बिना रिवीजन के आपका कोई काम नहीं होने वाला। और आप लोग करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दीजिए जिनको इस बार एग्जाम देना है, ठीक ना। जय।